नमस्कार सभी साथियों को, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आरडब्ल्यूएस सिविल सर्विसेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके साथ में डेमो क्लास 3 करेंगे और ये आज हमारी लास्ट डेमो क्लास होगी। जो बच्चे एप्लीकेशन पर एनरोल कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है उनके लिए अब मंडे से एप्लीकेशन पर क्लास होगी। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आज आपके लिए, ये मान के चलिए कि आज लास्ट अवसर है जहां पर आप प्रतिज्ञा बैच में, देखो एनरोलमेंट तो आप बाद में भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट किसका है? लास्ट डेट है आपकी जो धन की बचत हो रही है, ऑफर जो आपको मिला हुआ है ना, उसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी बालक आज एनरोल कर लेंगे। और यदि किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम है, विशेष दिक्कत है, तो वो ईएमआई आदि का सहारा ले सकता है। और यदि उन्होंने हमारा ऑलरेडी एनसीईआरटी सार बैच लिया हुआ है, आरओ लिया हुआ है, तो वो सभी जो बच्चे हैं उनको तो और ज्यादा फायदा है ना। कैसा फायदा है भाई? तो जो आरओ के अभ्यर्थी हैं पुराने, है ना, आरओ और साथ ही साथ पीसीएस वाले बैच के, और इसमें आरओ में एपीएस वाले बच्चे भी हैं, है ना। और यहाँ पर जो सार बैच है एनसीईआरटी का, इन सभी के लिए आज 2499 वाला जो ये अवसर है, जो ये मौका है, जिसको आज हमें भुनाना है ना, ये भी लास्ट है बच्चे। ठीक है, और कल जितनी बातें बताई थी वो सारी समझ में आई या नहीं? कहीं दिक्कत है कुछ? जहां दिक्कत होगी एकदम बताना। देखिए, ये क्लासेस आप लोगों के लिए हैं। हम सभी अध्यापक आप लोगों को ही समर्पित भाव से पढ़ाते हैं। तो जब तक आपके मन से कोई क्वेश्चन हमें नहीं पता चलेगा तो हाउ कैन वी सॉल्व ना, है ना। हम क्या हो गए यहाँ पर? हम एक तरीके से मजबूर हो गए। तो हमें पता नहीं चला यानी कि हम मजबूर हो गए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर बताएंगे जी एक बार कि कल की क्लास से कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें। एनसीईआरटी और आरओ 2499 में अभी मिल रहा है, उसके बाद जो है ये महंगा हो जाएगा भाई, बाद में मत कहना, है ना। चलिए, यहाँ पर ये हमारी टीम है प्रतिज्ञा बैच की, जिसमें संजन सर इतिहास और कल्चर वाला आपका सेगमेंट ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो आंतरिक सुरक्षा है वो सेगमेंट भी ले रहे हैं। दिग्विजय सर पॉलिटी राज व्यवस्था वाला सेगमेंट लेंगे, और पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, इन सारे सेगमेंट्स को भी सर ले रहे होंगे। ठीक है, मैं इंडियन इकोनॉमी और सामाजिक न्याय वाला सेगमेंट ले रही हूँ। यहीं पर नवनीत सर ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट ले रहे हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण वाले मुद्दे भी लेंगे। साइंस लेंगे आपके राहुल सर। टेक्नोलॉजी के लिए वी विल लाइक, हम बाहर से किसी को आपके सामने बुलाएंगे और वो आपको टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट कराएंगे। ठीक है जी। यहीं पर बच्चे आपका अगला आ जाता है, नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी, जहां पर यूपीजी के प्रीलिम्स के लिए कौन करा रहे होंगे? केशपाल सर करा रहे होंगे। लवनी सर करंट अफेयर्स प्रतिदिन आपके साथ में जुड़ते हैं सुबह सुबह 7 बजे। ये हमारी सी सेट की बेहतरीन टीम है जो आपको सी सेट में भी नैया पार करा के ले जाएगी। ठीक है, चले, ये हमारा अभी टाइम टेबल है, टाइम टेबल यही रहने वाला है। अब हमारी मंडे से जो क्लासेस होंगी, ध्यान देंगे, मंडे से होने वाली क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होगी, डेमो नहीं होगी, और है ना, डेमो नहीं होगी। बाकी यदि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाते हैं, है ना, जैसे हमने आधार बैच वाला बनाया हुआ था जो कि यूट्यूब के बच्चों के लिए था, इसका टेलीग्राम ग्रुप अलग से बन गया है ना, उसमें बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। एप्लीकेशन पर जाएंगे, जहां लाइव क्लास का ऑप्शन आता है उसी के पास में आपको वो भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी। अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हो, अब आरजू सिंह, एनसीईआरटी आपको फाउंडेशन के साथ में मुफ्त मिल रहा है, यानी कि हमारी कोशिश ये है कि फाउंडेशन आपका मजबूत हो, जिसके लिए हम एनसीईआरटी को भी दे रहे हैं, और जिनके पास एनसीईआरटी था उन्हें वैसे फायदा हो रहा है कि उनको 2499 मिल रहा है। बट याद देंगे, ध्यान रखेंगे बच्चे कि आज ये लास्ट चांस है। लास्ट यानी कि यहाँ पर कोई टाइम तो बढ़ेगा नहीं आगे, है ना। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि हम जितनी जल्दी अपनी चीजों की शुरुआत करें उतना बेहतर, उतना बढ़िया। इन 2 दिनों में हम बैठ करके अपनी सारी किताब कॉपी रख लें, है ना, और सोमवार से अपनी क्लासेस करेंगे। ठीक है बच्चे, चले, ठीक है। x माइनस एम बराबर 0, क्या कह रहे थे? तो ये कैसे होगा अभी बता दूंगी। ठीक है, अभी बता दूंगी। यहाँ पर ये आपको कोड लगाना है, पीसीएस 20 आज के लिए है केवल, जिसपे आपको ये कोर्स 3999 का मिल जाएगा। अगर बच्चे आपको ईएमआई लेनी होगी, ईएमआई, यहाँ पर आपका बोझ हल्का कैसे हो जाता है? जैसे 1000 रुपया प्रत्येक माह दे देना। ठीक है, 1000 रुपया आप क्या करेंगे? प्रत्येक माह दे देना,
और ये प्रत्येक, जैसे रिचार्ज नहीं कराते अपने मोबाइल फोन में 400 रुपए का, 300 रुपए का, तो बच्चे वो भी आपकी एक तरीके से क्या है, एक निवेश है वो आपका, उसे खर्च ना समझे। देखो खर्च और निवेश में अंतर होता है। निवेश कल को आपको प्रतिफल देता है, समझे, इकोनॉमी के टर्म में। तो यहाँ पर ये क्लासेस हमारी 15 से शुरू हुई थी डेमो, और ये अब 17 तक यहाँ है। उसके बाद में 18 को और 19 को रहेगी ऑफ, और 20 से चली जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं जी आज का टॉपिक। ऐसे परचेज करना है आपको ये कोर्स। यहाँ पर अभी ये दिख रहा होगा, कल को बदल जाएगा ये सिनेरियो, फिर मत कहना। यहाँ पर एक बच्ची है जो कह रही है मुझे ये समझ में नहीं आया कि जी यहाँ पर कैसे हो गया x माइनस एम बराबर 0। यही है बच्चे सवाल आपका, यही है आपका सवाल, है ना, यही है सवाल। और कोई सवाल किसी बच्चे का, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ पर आपने कहा कि आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x माइनस एम इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होंगी, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होंगी, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर यानी बंद, बंद कैसी होती है बच्चे, एक बात बताओ। मैंने कहा डिब्बा बंद हो गया जी, क्या हो गया, डिब्बा बंद हो गया। बंद हो गया यानी कि ना तो हम इस डिब्बे में से बाहर कुछ भेज रहे हैं, और ना इस डिब्बे में से बाहर से कुछ मंगा रहे हैं। ये दोनों ही रास्ते बंद हो गए, ये दोनों ही रास्ते बंद हो गए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कह रहे हैं बंद अर्थव्यवस्था, जहां पर जिस देश के अंदर x माइनस एम, यानी कि हम यहां पर कह रहे हैं ना तो कुछ हम ले रहे हैं, नो एक्सपोर्ट, नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट, नो इंपोर्ट, यानी यहां भी 0, यहां भी 0, बराबर में भी 0। समझ गए बात? यानी ना तो कुछ ले रहे हैं ना बाहर कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ना तो कुछ ले रहे हैं ना तो कुछ दे रहे हैं। उस स्थिति में हमारी स्थिति क्या होगी, बंद होगी। यानी हम एक अपने उस ढक्कन लगा के ऊपर बैठे हैं, है ना। जैसे जब हम अपने अंदर कुछ ज्ञान नहीं आने देते, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर, कहा जाता है कूप मंडूक, यानी कुएं में बैठा हुआ मेंढक कहा जाता है। कुएं में बैठा हुआ मेंढक सोचता है कि ये संसार, ये दुनिया बस इतनी है जितना ये कुआं, ठीक है, कुएं के बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ये देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर ले रहा है, ठीक है। अब ये जो x है, x का मतलब हुआ बच्चे निर्यात, ठीक है जी। यानी निर्यात कहते हैं कि जो चीजें हमारे देश के पास में सरप्लस में है, सरप्लस यानी ये शब्द समझते चलेंगे, सरप्लस को कहते हैं अधिशेष। मान लिया आपके पिताजी ने खेत के अंदर 2 क्विंटल गेहूं उपजाए थे, अब उन 2 क्विंटल गेहूं को आपकी जो खपत है, आपकी जो कंजम्पशन है साल भर की, वो है 1 क्विंटल। तो आपके पास 1 क्विंटल अपना खपत का निकाल लो, 2 क्विंटल आपके यहाँ पर क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ, कुल उत्पादन। 1 क्विंटल आपका है उपज का, आप कंजम्पशन करने वाले हो यानी उपभोग करने वाले हो। तो आपके पास में जो बचा दैट इज सरप्लस। क्या बचा बच्चे, दैट इज सरप्लस। इस सरप्लस को आप क्या करते हो, बेच देते हो, इस सरप्लस को आप बेच देते हो। यानी कि जब भारत देश के अंदर इतना उत्पादन हो जाए जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सामान को बचा दे, तो ऐसी स्थिति में जो वह बचा उसको हम निर्यात कर देते हैं, हम भारत। परंतु यहाँ पर हमें कुछ चीजें मंगानी भी पड़ती हैं, आयात भी करनी पड़ती हैं। आयात यानी मान ले हम बात करें यहाँ पर गोल्ड की, है ना, तो गोल्ड हमें पहनने की बहुत बड़ी आदत है भाई, हम आदत से मजबूर, हमें लगता है कि सोना पहन लो, इससे हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ऐसे कर करके उंगलियां चलाएंगे कहीं जाएंगे तो, ठीक है। तो यानी कि सब देखे हमारी उंगलियां, एक कहानी आती है आपने देखी सुनी होगी कि आग लगा ली घर में, है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे इसके चलते गोल्ड की खपत क्योंकि ज्यादा है और गोल्ड का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है देश के अंदर, वो बहुत ही कम है, या आप कह सकते हैं लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड प्रोडक्शन के चलते
हम अपनी ये जो खपत है इसको कंजम्पशन को पूरा नहीं कर पा रहे, अतः हमें बाहर से सोना लेना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हमने कहा कि हमने 500 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, यानी कि बाहर भेजा। और मैंने कहा कि हमने यहाँ पर 800 बिलियन डॉलर का आयात किया, अर्थात बाहर से सामान मंगाया जिसमें तेल है, गैस है, तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पर बच्चे आ गया -300 बिलियन डॉलर। तो इन 300 बिलियन डॉलर यानी कि हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पर व्यापार घाटा हो गया। क्या हो गया बच्चे, व्यापार घाटा। इसी को ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। हम बाद में इन सभी चीजों को समझेंगे। अब मेरे हिसाब से चीजें समझ आई कि नहीं। अब यहाँ पर हम अपना राष्ट्रीय आय देख रहे थे और राष्ट्रीय आय देखने के क्रम में हम उसकी परिभाषा को लिख ले रहे हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए यहाँ पर देखें, हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, बहुत कम बच्चे जो है जवाब दे पाते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरी कि आप लोग होमवर्क का जवाब क्यों नहीं देते हैं। नेशनल इनकम यानी, अब यहाँ पर ये कोई क्या है, ये है राष्ट्र। ये कौन है, ये हमने मान लिया कि इट इज आर नेशन। ये हमारा क्या है। अब बिल्कुल चुप करके कमेंट बंद करो फटाफट से, पहले तो अपने कमेंट बंद करिए। यहाँ पे मैंने कहा इट इज अ नेशन, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी नेशन, ये हमारा हो गया जी राष्ट्र। अब इस राष्ट्र के अंदर हमने कहा ये हमारा राष्ट्र है, तो इस राष्ट्र का नाम क्या है जी, इस राष्ट्र का नाम है भारत। ठीक है, भारत। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अर्थव्यवस्था जो शब्द होगा वह अपने आप में संपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि उससे पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा जिसकी अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राष्ट्र है वो है भारत, और इस राष्ट्र की आय की हम बात कर रहे हैं। और ये राष्ट्र की आय किसकी आय है, देश थोड़ो नौकरी कर रहा है, इस देश के अंदर रहने वाले लोगों की आय है। समझे, इस देश के अंदर रहने वाले लोग, यानी जो राष्ट्र की संकल्पना है, जब आप इतिहास के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो जिनके पास इसकी राष्ट्रीयता है ना, तो वो जितना भी अर्निंग कर रहे हैं, वो जितना भी कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो, मोटे तौर पर यदि मैं कहूं तो इस राष्ट्र के भीतर रहने वाले तमाम लोग जो भी इनकम कमा करके दे रहे हैं, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। बट अगर हम इसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो हम कहेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था, हम भारत की बात तो करेंगे बट यहाँ पर हम किसी भी देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, में उत्पादन के साधनों यानी जो भी अभी हमने देखा था, उत्पादन के जो फैक्टर्स थे, उत्पादन के जो साधन थे, उत्पादन के जो साधन थे, उन उत्पादन के साधनों की मदद से, की सहायता से या मदद से आप लिख सकते हैं, सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना, वस्तुएं व सेवाएं बनाई जाती हैं। ध्यान देंगे बच्चे, सेवाएं बनती हैं, राइट। मैंने क्या कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन के कारक क्या हैं, भूमि है, यहाँ पर पूंजी है, यहाँ पर श्रम है और उद्यमी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर मिल करके क्या बना रहे हैं, या तो कोई वस्तु बना रहे होंगे या तो कोई सेवा निर्मित कर रहे होंगे। अब ये वस्तु और सेवा क्यों निर्मित कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कर रहे हैं ताकि जो उपभोक्ता वर्ग है, ताकि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता के प्रयोग हेतु इनका जो है उत्पादन किया जा रहा है। अब जो भी ये सामान बना, जो भी ये वस्तु और सेवा बनी, अब वस्तु और सेवाओं की कैलकुलेशन करी गई, कहाँ कैसे करी जाएगी आप सोचिए। मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, अभी के लिए केवल इतना समझिए, अर्थव्यवस्था के
जो क्षेत्रक हुए, क्षेत्रक यानी जैसे यहाँ पर मैं मोटे तौर पर 3 क्षेत्रकों की बात करूंगी। जैसे जो सबसे पहला हुआ वो हुआ प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है जी, ये हुआ द्वितीय क्षेत्र, और ये जो तीसरा हुआ बच्चे ये हो गया जी तृतीय क्षेत्र। इन तीनों सेक्टर्स अब देखेंगे कैसे। प्राथमिक क्षेत्र यानी जो भी खेती बाड़ी है, जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं, है ना, जितने भी क्या हैं प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका प्रयोग करके जो भी उत्पादन किया गया, जैसे जो एग्रीकल्चर से, अंडों से, फिशेस से, पेड़ों से, सब्जियों से, फलों से जितना भी उत्पादन हुआ, जैसे मान लिए मैं कहूँ आपको कि ये जो उत्पादन हुआ है, ये उत्पादन हुआ है यहाँ पर $200 का या $200 का। मैंने कहा $200 का उत्पादन हमने टोटल प्राइमरी सेक्टर से जोड़ लिया है, खान खदान ये सब। फिर सेकेंडरी यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्रक है, मैंने कहा वहां से $500 का प्रोडक्शन हुआ है। फिर मैंने कहा कि तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से यानी जो बैंक है ना, जो परिवहन है, जितनी भी ऐसे सर्विस सेक्टर हैं, उन सर्विस सेक्टर से $1000 का प्रोडक्शन हुआ है। तो अब आपने मुझे जोड़ के बता दिया $1700 का टोटल, कितना बता दिया कि भाई $1700 का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या यह माप केवल पहली बार काउंट हुई है या फिर इसमें किन्हीं चीजों का रिपीटेशन हुआ है? ध्यान देंगे, मैंने कहा कि क्या इसमें कोई दोहरी गणना तो नहीं हो गई। दोहरी गणना किसे कहेंगे? ध्यान देंगे, दोहरी गणना किसको कहा जाएगा? दोहरी गणना। अंकिता जी आप कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे, नंबर एक बार डाल देंगे सर, ठीक है, नंबर प्लेस कर दिया है, एक बार दोबारा से ट्राई करिए, अदरवाइज क्लास के नीचे में बताइएगा। देखिए आज ये नंबर है, इन पे कॉल करिए, अभी आप इन नंबर पे कॉल करिए और उसमें आपको कुछ ऑप्शंस भी आएंगे कि सिविल सर्विसेज के लिए 3 दबाए, ऐसा करके कुछ, तो वो आप प्रेस करिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप अभी के अभी, अगर मतलब आपको कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू ना हो, यहीं पे आप अपना नंबर पेस्ट कर दो, इफ यू डोंट हैव एनी इशू, तो वी विल कॉल यू बैक, अभी मैं कॉल करा दूंगी, ठीक है। ओके गायत्री जी, चलो यहां पर देखेंगे कि ये $1700 हमने क्या कहा, मोटे तौर पर ये मैंने कहा कि ये $1700 इस देश की इनकम हो गई, है ना, ये $1700। अब आप ये देखें, इन सारे क्षेत्रकों में कौन लगा है? इन सारे क्षेत्रकों में जनता लगी है, काम कर रही है, कोई प्राइमरी में लगा है, कोई सेकेंडरी में लगा है, कोई टर्शरी में लगा है, कहीं कहीं पर सब लोग जो है काम कर रहे हैं, है ना, ये काम कर रहे हैं, तो ये इनकी भी इनकम हुई और फिर अल्टीमेटली जाकर के जुड़ गई देश की इनकम में। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा टेक्निकल है ना, कि भाई ये क्यों दिखाने जाएंगे सरकार को अपना पैसा, ये किस रूप में दिखाएंगे सरकार को अपना पैसा? तो या तो ये अपनी इनकम लिखवा के आएंगे सरकार को, अगर डिजिटली पाते होंगे सरकार खुद पता कर ली होगी। दूसरी बात होती है कि ये खर्च कर रहे होंगे तो एक्सपेंडिचर से पता चल गया होगा। या तीसरा हो सकता है कि ये लोग जो हैं आय व्यय, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कहीं निवेश कर रहे हो, कई चीजों को ये कर रहे हो, तो इस तरीके से ये चीजें पता चल जाएंगी। प्राइमरी का सेकेंडरी में काउंट हुआ है, मतलब समझे नहीं? यहाँ पर देखो, ये तो बाद में समझेंगे हम, रिपीटेशन क्या होता है, दोहरी गणना क्या होता है, ये सारी चीजों को भी हम समझते चलेंगे। अभी फिलहाल जितने काम की बातें हैं वो देखिए, है ना, जो इसके काम की बातें हैं, राइट। अब देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर, अभी फिलहाल उसी की लिखे डेफिनेशन, अर्थव्यवस्था के अंदर या अर्थव्यवस्था में एक वर्ष, अब जैसे मैंने कहा एक वर्ष, तो एक वर्ष का मतलब यहाँ जनवरी टू दिसंबर है या क्या है? बताएं, एक वर्ष का मतलब क्या है यहाँ पर? एक वर्ष का नंबर, हाँ गायत्री कर दो, अपना नंबर पेस्ट कर दो। मैंने कहा एक वर्ष, तो ये आपका होता है 1 अप्रैल, देख लेना सर, ठीक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है जी, ये हो गया जी एक वर्ष। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया जी आपका एक वर्ष, राइट। एक वर्ष के दौरान, ठीक है, अर्थव्यवस्था में किसी एक वर्ष के दौरान यहाँ पर विभिन्न वस्तुओं
वस्तुओं एवं सेवाओं सेवाओं के उत्पादन का शुद्ध मौद्रिक मूल्य शुद्ध मौद्रिक मूल्य। अब बच्चे शब्दों के अर्थ समझेंगे। अर्थव्यवस्था में जैसे ही आया 1 वर्ष, मैंने आपको 1 वर्ष का मतलब बता दिया क्या है। 1 वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। कोई भी वर्ष जो है इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो लेखा वर्ष इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये लेखा वर्ष हो गया जी आपका। अब इसके अंदर टोटल जो भी जितने भी देशों जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स हैं उन सभी से जो भी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य आया, अब ये क्या है, शुद्ध मौद्रिक मूल्य। शुद्ध मौद्रिक मूल्य का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसे देखूं तो शुद्ध मतलब होता है नेट, शुद्ध मतलब होता है नेट। एक होता है मॉनिटरी, ठीक है जी, मॉनिटरी और प्राइस। ठीक है जी। अब मॉनिटरी मतलब क्या, सबसे पहली बात तो मौद्रिक यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। दूसरी बात, जिसके बदले हमें इतनी मुद्रा मिल रही है, दैट इज नोन एज मौद्रिक। यानी ये फोन कितने का है, क्योंकि पैसे का जो मुख्य काम है वो क्या है, पैसे का जो मुख्य काम है दैट विल मेजर द वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी, राइट। यानी कि वस्तु के मूल्य की माप करना, दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूपी। ठीक है, जब मैं आपको रुपए वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पे बताऊंगी, इस तरीके से बातें बीच बीच में भी आती रहती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये इसको मापने की क्षमता किसमें है, इसको मापने की क्षमता पैसे में है, ये इतने रुपए का है। जैसे हम यदि किसी से पूछते हैं कि तुम्हारी हाइट कितनी है तो वो हमें किसमें बताता है, बताएं किसमें बताता है, कोई बताएगा मैं इतने फुट का हूँ, कोई कहेगा मैं इतने सेंटीमीटर का हूँ, इस तरीके से। वजन कितने हैं, इतने ग्राम है, इतने किलोग्राम है, वगैरह वगैरह। तो यूनिट होती है, ये क्या होती है, यूनिट होती है, राइट। अब आप यहां पर देखेंगे जी, अब आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, ओके जी, यहां पर देखेंगे आप कि इसको बताया गया तो कहा कि ये आपकी राष्ट्रीय आय हो गई। अब राष्ट्रीय आय के बाद एक शब्द आता है, एक शब्द आता है मूल्यह्रास। क्या आता है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, देख लेंगे इसको भी क्या है ये, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि मूल्य इतना था, मूल्य 100 रुपए था, मैंने कहा कि हमारे खेत के अंदर 100 रुपए की, या आपने कोई फोन लिया वो 1000 रुपए का लिया, कितने का लिया, कोई फोन लिया वो 1000 रुपए का लिया, तो आपने उस फोन को 1 महीने यूज कर लिया, तो अब वो जो है उसका कुछ कटेगा ना, उतने का 1000 का तो जाएगा नहीं। दैट मीन्स कि वी विल से द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इज डेप्रिशिएटिंग नाउ। मैं क्या कहूंगी कि इस मोबाइल फोन का मूल्य ह्रास हो गया है। ह्रास माने कमी, ह्रास माने कमी। कोई कपड़ा सिलने की मशीन लेकर के आया और उसने उससे 10 जो है शर्ट सिल दी, 10 शर्ट सिल दी, ठीक है। अब इन 10 शर्टों को सिलने के बाद में मशीन आई थी 1000 की, अब वो मशीन रह गई जी 700 की, यानी कि हम कहेंगे कि 300 रुपया क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया। तो यानी मूल्य ह्रास कहते हैं कि जब जब हम किसी मशीन की किसी चीज की घिसावट को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है, शुद्ध मौद्रिक मान। क्या लिखा है, शुद्ध मौद्रिक मान लिखा है, ठीक है जी, शुद्ध लिखा है, राइट। अच्छा, कमी आई, उसके मूल्य में जो कमी आई दैट विल नोन एज मूल्य ह्रास, राइट। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि इसके अंतर्गत जब हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय से जुड़ी संकल्पनाओं को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा घरेलू सीमा, क्योंकि जब हम जीडीपी पढ़ेंगे फिर हम वहां पे डोमेस्टिक को समझेंगे, तो उससे पहले ही समझ लेते हैं। मैंने कहा घरेलू सीमा, घरेलू यानी कि एक घर की सीमा, यानी कि डोमेस्टिक बाउंड्री। तो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कई सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लिया हम इस भारतवर्ष की बात करें, ठीक है, नॉर्थ में मैंने बनाया, तो यानी कि यहाँ पर आप देखें कि अगर हम पूरे के पूरे भारत को इस में ले आए, तो यानी कि मैंने कहा कि ये भारत की क्या हो गई जी, बाउंड्री हो गई। मैंने कहा ये भारत की क्या हो गई, बाउंड्री, ठीक है, यानी कि ये भारत की बाउंड्री हो गई। तो मैंने, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री यही है क्या। जब हम जीडीपी पढ़ाते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं कि किसी देश के भीतर, किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर होने वाले एक वर्ष के उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मान ही जीडीपी है। बट बच्चे को यही समझ नहीं आया कि व्हाट इज द बाउंड्री, व्हाट इज द डोमेस्टिक, उसकी जो लिमिट है, डोमेस्टिक सीमा है वो क्या है, वो कितनी है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सीमा को सबसे पहले समझ लेते हैं।
यहाँ पर देखें कि मैंने कहा कि क्या यही इसकी डोमेस्टिक सीमा है, तो यानी कि जब हम जीडीपी पढ़ रहे हैं तो क्या हम यहाँ जो है कन्याकुमारी तक का और इधर जो है गुजरात तक का, अरुणाचल प्रदेश तक का, जम्मू तक का केवल प्रोडक्शन मापेंगे या इसमें कुछ और भी चीजें आ जाएंगी? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? आपस की बातें खत्म हो गई तो थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे लो भाई, है ना। ये सब बातें जीवन भर चलती रहेंगी, मरणोपरांत ही खत्म हो पाएंगी, जब मर जाओगे तभी, क्योंकि जीवन भर आदमी जो है कुछ ना कुछ करते ही बोलते ही रहता है ना। तो ये कमेंट बॉक्स आपकी सुविधा को इसलिए दिया गया है सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेरी, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। यहाँ पर जो सर बैठे हुए हैं वो बैठ करके आपको किसी को ब्लॉक करें, किसी को टाइम आउट करें, उनको आप कुछ ऐसा दो कि भाई वो आपके प्रति आकर्षित हों, कि देखो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो हमें बताएं कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे, देखो कितने बढ़िया बच्चे। तो आप आपस की बातें मत किया करो क्लास में। ओके, चलिए यहाँ पे बताएंगे कि क्या ये इसके इतर है या ये यहीं तक है, बताएं बताएं। दूतावास भी है, क्या होता है भाई दूतावास? कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा। नो मैम, सीमा के अंदर के घरेलू उत्पाद, बहुत बढ़िया। आगे आगे बताएं जी। एनआरआई भी हैं, और कौन होते हैं एनआरआई? अपने देश के अंदर जीडीपी, बहुत बढ़िया। आगे ठीक, भौगोलिक क्षेत्र, दूसरे देश में दूतावास, अभी लिखिए आप इसे। देखिए क्या होता है, जैसे ये तो हो गया भारत, भारत की जो अपनी एक राजनीतिक सीमा है एज अ नेशन, वो तो हो ही गई, ठीक है, वो तो हो ही गई। इसके अलावा भारत के यहाँ के समुद्र में भी तो सीमा है। भारत के जो नीचे एक देश है श्रीलंका, कई बार आप न्यूज अगर पढ़ते हो और दिमाग खोल के पढ़ते हो कि वहां पे हमें पता चलता है कि मछुआरे जो हैं श्रीलंकन सीमा में, पाकिस्तानी सीमा में, इस सीमा में, उस सीमा में चले गए। सुनी है कभी खबरें? कई मूवीज में आप देखेंगे, मूवीज देखते हो, उन्हीं में से थोड़ा ज्ञान ले लिया करो, जो अच्छी बातें हैं, हैं? देखो क्या है कि भारतीय मछुआरे अपनी भारतीय सीमा को क्रॉस करके किसी दूसरे देश की सीमा में चले गए। वहां पे कोई वो तो है नहीं रास्ता कि वहां पे वो बॉर्डर फोर्स लगी हुई थी, है ना। तो वहां पे तो कुछ अलग अलग टाइप का कुछ है, सीमाएं तो बनी ही हुई हैं। तो यानी कि भारत की सीमा इस समुद्र में भी है। भारत की सीमा कहाँ पर है बच्चे? इस समुद्र के अंदर भी है, इस ओशन के अंदर भी है। यहाँ पर जो मछुआरे कार्य कर रहे हैं, मछुआरे जो मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं फिशेस को, फिशेस प्रोडक्ट, आपको बताते चलूं कि जो ब्लू इकोनॉमी है, भारत ने इस ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत प्रयास किए और तमाम तरीके के ऑपरेशंस, तमाम तरीके के कार्यक्रम चला करके आज हम मरीन लाइफ में, या आप कह सकते हैं कि ये हमारी फूड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और दुनिया भर के देशों में हम जो है मरीन, या आप कह सकते हैं कि जो ब्लू रिवोल्यूशन है उसमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एनआरआई, या कुछ कह रहे हैं दूतावास। तो यहाँ पर आपको बताते चलूं कि जब एक एरोप्लेन है ना, हमारी एयरलाइंस दूसरे देश में जाती हैं कि नहीं जाती हैं? बताएं आप मुझे। हमारी जो एयरलाइंस है वो दूसरे देशों में जाती हैं। तो उस समय वो क्या है? जीडीपी है, जीएनपी है, घरेलू सीमा है, बाहरी सीमा में क्या है? बताएं क्या है वो फिर? तीसरी बात, यहाँ पर जो स्पेस है, स्पेस के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय रिसर्च सेंटर, तो वो तो भारत की सीमा से बाहर है। स्पेस हमारे वो ऊपर वाला स्पेस, ऐसे तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अंतरिक्ष में भी हमारी सीमा है, फिर इसका मतलब तो भाई बिल्कुल है, अंतरिक्ष के अंदर भी सीमा है हमारी, हवा में भी सीमा है, जल में भी सीमा है, थल में तो है ही है सीमा, ठीक है। यानी कि सीमा तो बहुत बाहर चारों तरफ फैली पड़ी है। अब आप देखेंगे कि आप कभी दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में जाइएगा और वहां पर आपको दिखाई देंगे एम्बेसीज। आप देखेंगे अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये तो भाई वहां की है, यूएसए की है ना, ये जो है आप मलेशिया की एम्बेसी है ना। तो वहां पर देयर आर सो मेनी एम्बेसीज, है ना। ये कहाँ होती है? देश की राजधानी के अंदर होती है। तो ठीक इसी प्रकार से भारत का भी दूतावास किसी देश के अंदर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो भारत के दूतावास भी अलग अलग देशों के अंदर है, तो यानी कि वो वाली चीज भी। तो इसमें क्या होगा कि जब आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारत देश की घरेलू सीमा के अंदर कौन कैलकुलेट होगा, कौन कैलकुलेट नहीं होगा, तो वो आपको ऑप्शन देख करके उत्तर देना है, ठीक है जी। वो आपको उत्तर देना है ऑप्शन देख करके, ठीक है।
अब यहां पर लिख लें कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। कि देश की घरेलू सीमा, देश की घरेलू सीमा, और यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर्थिक सीमा, है ना, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक जो सीमा होगी, आर्थिक क्षेत्र होगा, यानी कि इकोनॉमिक रूप से हम इसे गिनेंगे। देश की घरेलू सीमा राजनीतिक बाउंड्री या राजनीतिक सीमाओं के बाहर भी होती है। राजनीतिक सीमा कौन है ये आपको पता ही है, मैंने जो अभी आपको राज्यवार बताया है, ठीक है जी। तो यानी कि राजनीतिक सीमा के बाहर, बाहर या उसके अलावा भी होती है, ठीक है जी। राजनीतिक सीमा के अलावा भी होती है। अब ये कौन सी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जल क्षेत्रों सहित, जल क्षेत्रों सहित, जल क्षेत्रों सहित, दूसरी आप लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी जो आ जाएगा कि जलयान तथा वायुयान, जलयान तथा वायुयान जो एक देश के निवासियों के स्वामित्व में, ठीक है, मानिए भारत का ही कोई व्यक्ति है, कोई उद्योगपति है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके स्वामित्व में, उसके ओनरशिप में कोई जलयान बाहर तक जाता हो, बाहर की सीमाओं में जाता हो, कोई वायुयान, यहाँ पे प्राइवेट जो जेट्स है, प्राइवेट जो एयरलाइंस है, वो क्या है, हमारे देश के निवासियों के स्वामित्व में वहां भी अन्य देशों में जाती हैं। तो ये इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी भारतीय है, इसका स्वामी कौन है, भारतीय है, ओनर भारतीय है। तो भारतीय जब ये ओनर है, भले ही बाहर उड़ रही है, बाहर जा रही है, बाहर चल रहे हैं, बट दैट विल कैलकुलेट एज अ डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। आगे देखेंगे यहां पर के स्वामित्व वाले जो जलयान है जो एक से अधिक देशों के मध्य संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज हो गई आपकी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका जो भी मछुआरों के जहाज हैं, है ना, जो फिशरमैन मछुआरों के जहाज हैं, वह भी इसमें कमा के लाते हैं, या वो भी जितना भी प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं, तो वो भी आपका इसमें आ जाएगा। यहीं पर एक देश के दूतावास, एक देश के दूतावास, ठीक है जी, यहीं पर लिख लेंगे अंतरिक्ष, या ऐसा लिख लें सैन्य संगठन, सैन्य प्रतिष्ठान, सैन्य प्रतिष्ठान जो अन्य देशों में है, जो अन्य देशों में है, ठीक है जी। यहीं पर आप लिख लेंगे कि नेक्स्ट लिख लेंगे इसमें तेल गैस अन्वेषण, तेल गैस के जो अन्वेषण हम कहीं और कर रहे हैं, इसी के अंदर आप लिख लेंगे अंतरिक्ष के अंदर जो भी अंतरिक्ष में प्रयोगशाला हैं, लैब्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं, है ना, अनुसंधान केंद्र हैं, है ना, अनुसंधान केंद्र आदि, ये सब किसके अंदर आ गए, ये सब आ गए आपकी घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर आ गए, घरेलू सीमा के अंदर आ गए। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे जी, यहां तक कोई परेशानी है किसी को, समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक बाउंड्री एग्जैक्टली। इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू, अगर कोई पूछेगा आपसे तो बता दोगे, ये नहीं कहोगे कि बस भारत देश का नक्शा देख लो, उसके अंदर होने वाले समस्त उत्पादन को हम कहेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया आपको, हाँ जी समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, जब हम यहाँ पर वस्तुओं को उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे पास में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती और अंतिम, मध्यवर्ती वस्तु और एक है आपके पास में अंतिम वस्तु। दोनों में क्या अंतर हुआ, अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है, मैंने अभी एक शब्द बताया था दोहरी गणना, मैंने एक शब्द बताया था दोहरी गणना। तो यानी कि जब हम ऐसी वस्तुओं को देखते हैं
जिन वस्तुओं का प्रयोग जिन वस्तुओं का प्रयोग जिन वस्तुओं का प्रयोग आगे उत्पादन में किया जाए, आगे उत्पादन में किया जाए, उनको कहा जाता है मीडिएटरी गुड्स। उनको क्या कहा जाता है? मीडिएटरी गुड्स। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जो धागा बना होगा कहीं पर, अब उस धागे को एज अ थ्रेड वी आर नॉट यूजिंग, उस धागे को हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पर उस धागे का यूज किस में करेंगे? जब उसकी एक शर्ट बन जाएगी, जब उसकी क्या बन जाएगी? एक शर्ट बन जाएगी, और उस शर्ट में हम धागे का प्रयोग कर रहे हैं। यानी वह धागा एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल यूज हो गया किसके अंदर? शर्ट के अंदर, ठीक है। शर्ट क्या है? शर्ट अंतिम वस्तु है, यानी कि जिसका उपभोग किया जाता है, ठीक है। जिसका क्या है? उपभोग किया चला जाए, उपभोग किया जाए, जिस वस्तु का उपभोग किया जाए, यानी कि इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? समझेंगे, दिमाग लगाया करो, है ना, एकदम मान मत लिया करो सारी बातें। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि दूध, कहीं से हम दूध लाए, मैं 2 पैकेट दूध लाई, तो मैंने कहा दिस इज द फाइनल गुड्स फॉर मी बिकॉज आई विल कंज्यूम इट। ये मेरे लिए अंतिम उत्पाद है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए अंतिम प्रोडक्ट है, और इसको मैं क्या करने वाली हूँ? यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो यानी मेरे लिए मिल्क जो है, मेरे लिए मिल्क क्या हुआ? ये हुआ फाइनल प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड? फाइनल प्रोडक्ट। परंतु यहीं पर आप मुझे बताएं कि क्या ये मिल्क किसी के लिए रॉ मटेरियल भी हो सकता है? बताएंगे? मैंने कहा कि ये मिल्क मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, पर क्या ये किसी के लिए क्या ये किसी के लिए क्या होगा? कच्चा माल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो हलवाई महोदय हैं, हलवाई महोदय क्या करेंगे? इस दूध को लेकर के खोया बनाएंगे, इस दूध को लेकर के पनीर बनाएंगे, इस खोए को लेकर के मिठाई बनाएंगे, स्वीट्स, इस पनीर से भी और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि चीज, बटर, खोया, रसगुल्ला, मिठाई सब बनाने का काम करेंगे हलवाई महोदय इससे। तो ये हलवाई के लिए क्या हुआ? कच्चा माल। चलो 1-2 एग्जाम्पल और दो ऐसा ही देना भाई, जल्दी से 1-2 एग्जाम्पल और दो मुझे ऐसा ही, ठीक है। कह रहे डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाएंगे, ठीक, तुम्हें चलेंगे खिलाने, फिलहाल पढ़ लो। यहाँ पे मैंने कहा कि खोया पनीर मिठाई बनाने के लिए एज अ कच्चा माल वह उसे प्रयोग कर रहे हैं, पर जहां से वह दूध बन के आया, पैकेट बंद होकर के आया, उसने इस माइंडसेट से बनाया कि दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर ऑल, ठीक है। यह डायरेक्ट क्या होगा? इसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जाएगा। अब जैसे आपने कहा आलू, आलू, ठीक है, आलू का क्या है कि भाई अब इसको किसान ने बेच दिया खेत के अंदर, कहा कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, अब इसको डायरेक्ट आप कंज्यूम कर लो। जैसे चने की दाल या चना है ना, चने को भी कर लो, चने की फिर आगे दाल आ गई, दाल को भी डायरेक्ट कंज्यूम कर लो, फिर दाल का बेसन आ गया, फिर बेसन को भी डायरेक्ट कंज्यूम कर लो। और ये बेसन जो है, जो 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 व्यक्ति इसका बना रहा है, बेसन के लड्डू बना रहा है, उसके लिए ये सब क्या हुआ? उसके लिए ये सब क्या हो गया? कच्चा माल हो गया, कच्चा माल हो गया। तो सारी की सारी चीजों को आप ये कह सकते हैं कि ये किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु का काम करेंगे, किसी के लिए ये किसका काम करेंगे? फाइनल गुड का काम करेंगे। तो मध्यवर्ती, मीडिएटरी गुड्स और अंतिम वस्तुएं आपकी समझ में आ गई होंगी, आई या नहीं एक बार बताएंगे। यहीं पर आपका आ जाता है नेक्स्ट बात, जहां पर मध्यवर्ती वस्तु हमने पढ़ ली, अंतिम वस्तु पढ़ ली, ये है आपका आउट जी। ये एक बार इससे पहले थोड़ा सा बताऊंगी, अंतिम वस्तु से पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर आपकी एक होती है बाजार कीमत, बाजार कीमत, और एक होती है आपकी यहाँ पर साधन लागत, साधन लागत। इन दोनों में क्या अंतर है? साधन लागत यानी कि इसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं,
क्या कहते हैं जी, इसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं और ऊपर वाली को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है जी। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट जैसे अभी हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, हमने कहा खोआ है, दूध है, दही है, पनीर है, यानी कि हमने एक मिठाई बनाने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग किया उनका कितना मूल्य निकला, उसको हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, यानी जिन जिन वस्तुओं से वस्तु फाइनल वस्तु या जिन वस्तुओं से किसी अंतिम वस्तु का निर्माण हुआ, अंतिम वस्तु का उत्पादन हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप भूमि लेने गए किराए पर तो आपने 100 रुपया किराया दिया, जब आप पूंजी लेने गए तो आपने 50 रुपये ब्याज दिया, जब आप श्रमिक बाजार से लेने गए तो आपने श्रमिकों को 200 रुपया दिया, और जब उद्यमी को आप लाभ देने बैठे तो आपने उसको भी 20 रुपया दिया। तो यहाँ पर जो तैयार माल है, यहाँ पर जो तैयार माल है, एक बार और बता दूं भाई, बता रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट मींस कि जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उत्पादन के, उन पर कितना रुपया खर्च हुआ, उस पर कितना पैसा लगा, उसको हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने बताया कि 100, 50, 150 और 200, 350, 350, 370 रुपए, ये क्या बन गया, ये बन गया फैक्टर कॉस्ट। यानी कि मान लिया हमने एक जोड़ी जूता बनाने के लिए 370 रुपए खर्च कर दिए। क्या कर दिए, हमने एक जोड़ी जूता बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए 300 रुपए खर्च कर दिए, अर्थात साधन लागत हमारी कितनी बन गई, साधन लागत हमारी बन गई जी 370 रुपए। अब हम यहाँ पर जब मार्केट में जाते हैं, जब हम मार्केट में गए तो भले दुकानदार हमारा कितना ही सगा हो और वो कहे हमें कि मैं तो बस कुछ कमा ही नहीं रहा तुमसे, है ना डायलॉग, मैं तुमसे कुछ नहीं कमा रहा, बस कुछ पड़ता नहीं बैठ रहा, जितने में मैंने बनाया है उतने में तुम्हें दे रहा हूं। परंतु ध्यान रखेंगे कि मार्केट कीमत, यानी कि जिस कीमत पर हम कोई उत्पाद या वस्तु बाजार से खरीदते हैं, उसको कहा जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है जी। अब यहां इस मार्केट प्राइस के अंदर अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर इसमें जुड़ जाते हैं। यानी आप देखेंगे कि 370 में जीएसटी, उत्पादन शुल्क और तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर जुड़ गई हैं, है ना। यहाँ पर देखें, मैंने कहा 370 प्लस 80 रुपए की यहाँ पर ड्यूटी लग गई, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प नहीं, मान लिया इस पे लग गया प्रोडक्शन कॉस्ट लग गया, है ना, मान लिया इसमें कुछ सामान वो बाहर से लाया होगा, आयात शुल्क लग गया, कोई शुल्क लग गया, कोई ड्यूटी लग गई, कोई जुर्माना लग गया, वो अपने घर से थोड़ी भरेगा भाई, वो तुमसे लेगा यहाँ पर, है ना। तो यानी कि 370 प्लस 80, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, माइनस सब्सिडी, यानी कि सरकार के द्वारा यदि इस जूता उत्पादन में कोई सहायता की गई होगी, कहीं माफ कुछ किया गया होगा, कुछ सब्सिडी दी गई होगी, तो इस सब्सिडी को क्या करोगे, सब्सिडी माइनस कर दोगे 20 रुपए। तो कितना बना यहाँ मार्केट प्राइस आपका बच्चे, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 370 प्लस 80, यानी कि 370 और 80 कितना, 7 और 8 15, 450 है, 450, इतना ही बना ना भाई। ठीक है, माइनस 20 तो कितना बन गया, माइनस 20 बताएं, 430 रुपया, इतना ही बना। तो यानी कि उसने घर के रेट पर दिए आपको, कुछ नहीं कमाया तो भी उसने आपको ये 430 में दिए, तो भी उसने ये आपको जूते 430 में बेचे। बताएंगे बच्चे, दिमाग में आई बात। फैक्टर कॉस्ट क्या है, यहीं पर आपकी जो है मार्केट कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये चीज समझ में आई।
ये चीज समझ में आई या नहीं, एक बार बताएंगे। हाँ जी, इससे पहले आ रही थी या नहीं आ रही थी? अब यहां पर आ जाता है आपका करंट करंट प्राइस। करंट प्राइस यानी कि चालू या वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य का मतलब होगा जिस मूल्य पर वर्तमान समय में वस्तु मिल रही है, उसको कहेंगे करंट प्राइस। यानी मैं बात करूं तो जनवरी 2025 में जो भी रेट चल रहा है उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं चालू मूल्य। उसको हमने क्या कहा बच्चे? चालू मूल्य। एक मैंने कहा यहां पर कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट, ध्यान देंगे, कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य। अब स्थिर मूल्य क्या होगा? स्थिर मूल्य को बच्चे यहां पर समझेंगे। स्थिर मूल्य क्या होगा? स्थिर मूल्य का मतलब हुआ कि जब पेमेंट कब तक कर सकते हो भाई अंकिता जी? आज कर दो, फायदे में रहोगे, कल से ऑफर फिर आपका जो है बंद हो जाएगा, है ना। चलो यहां पर देखेंगे आप कि स्थिर मूल्य यानी कि जब हम किसी प्रीवियस ईयर में, अब ये प्रीवियस ईयर कौन है? प्रीवियस ईयर के तौर पर आपने सुना होगा आधार वर्ष का नाम। किसका नाम सुना होगा? आधार वर्ष यानी बेस ईयर। अब इस बेस ईयर का बस एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर खत्म करेंगे। यहां पर मैंने क्या बताया? मैंने कहा आधार वर्ष या बेस वर्ष, जो ईयर होगा उस पर, आधार वर्ष पर दिए गए मूल्य को स्थिर मूल्य कहते हैं। स्थिर मूल्य कहते हैं। अब ये जो आधार वर्ष है ये कौन सा वर्ष होगा? जिसको मन करेंगे ये कह रहे हैं कि एमआरपी से ज्यादा प्राइस ले तो क्या करे बच्चे? इसे मैं बताऊंगी गोरक्षनाथ पांडे जी। देखिए, एक होता है सीलिंग प्राइस, एक होता है फ्लोर प्राइस। दो प्राइस वहां पर भी होते हैं, सीलिंग एंड फ्लोर। तो एमआरपी दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट मीन्स कि अगर कोई उस सीलिंग प्राइस से ज्यादा जा रहा है तो दैट इज इनवैलिड, राइट? यानी कि अवैधानिक है अगर कोई इस सीलिंग प्राइस से ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, आपने बताया कि ये 2011-12 है। आपने बताया कि आधार वर्ष क्या है? 11-12। आधार वर्ष जो होगा वो होगा कोई नॉर्मल ईयर। दैट मीन्स कि वो कोई सामान्य वर्ष रहा होगा, जहां पर इन्फ्लेशन रेट, या आप अगर हिंदी में एकदम सामान्य भाषा में समझें तो महंगाई रेट संतुलित रही होगी। दूसरी बात, जहां पर मांग एवं आपूर्ति संतुलित रही होगी, है ना, संतुलित रही होगी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मिला करके ये कोई ऐसा वर्ष रहा होगा जहां पर कोई भी ऐसी आपदा ना आई हो जिससे कि यहाँ पर खत्म हो गई हो चीजें, कम हो गई हो चीजें, है ना, बहुत दिक्कत आ गई हो सप्लाई में, तो उससे प्राइस बढ़ जाएंगे। तो फिर वो हमारा आधार वर्ष उस वर्ष को हम नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हम जो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज रियल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी। यानी यहां पर काउंट की जाने वाली जो जीडीपी होगी वो वास्तविक जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, अब वास्तविक जीडीपी क्या है या जीडीपी क्या है हम इसको बाद में डिसाइड करेंगे। खुशी, अभी आपका 2011-12 है, कोरोना वाले ईयर को नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर डिमांड सप्लाई का जो चक्र था वो बदल गया था। अभी क्या है? 2011-12 है, और इसे कब किया गया था? 2015 में इसे जो है घोषित किया गया था कि ये। ठीक है, ओके। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मुझे कि 2011-12 से पूर्व आधार वर्ष क्या था। ये कहाँ बताओगे? ये बताओगे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी। आधार वर्ष क्या था 2011-12 से पहले?
ठीक है जी, ये कहाँ बताना है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में। बच्चे इकोनॉमी में थोड़ी कंफर्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। इकोनॉमी में थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी आई है कि नहीं, या पहले जैसा है एकदम नील बटे सन्नाटा है, आई है कि नहीं आई है? देखो बच्चे, जो बालक बाद में जुड़े हैं उनको एक अति 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 महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा वंचित रहे शिक्षा से। एक इंक्लूसिव एजुकेशन में के डेवलपमेंट में हम विश्वास करते हैं, और यहाँ पर हम आज आपको ऑफर कर रहे हैं। हमने 1 तारीख से इस चीज को दिया हुआ है ऑलरेडी। और बच्चे हम ये नहीं कह रहे कि देखिए ये बहुत भारी भरकम फीस नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कह रही कि ये बहुत ईजी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हमारे जिनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, इवन मेरे लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है ऑब्वियसली। बट यदि हम अपने जीवन में आगे कुछ करना चाहते हैं और हमने ड्रीम्स देखे हैं, तो बच्चे हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम सभी लोग जो यहाँ पर संस्था के काम कर रहे हैं, तो वो भी एक मेहनताना पाते हैं सभी लोग। तो उस सब के लिए कि ये नॉमिनल शुल्क है, आप इसे नॉमिनल समझे। सीरियसली आई एम सेइंग टू यू कि जितनी मेहनत यहाँ के अध्यापक करते हैं वो विरले ही दिखाई देती है। मैं किसी और की आलोचना नहीं कर रही, बट हमें अपना पता है कि हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रकार की सुविधा आपको दी गई है कि भाई आपको 1500 प्लस घंटे की क्लासेस इस कोर्स में मिलेगी, और ये ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी सार बैच आपको मुफ्त हो गया, फ्री हो गया, ये आपको अलग से परचेज नहीं करना है। यहाँ पर डाउट ग्रुप है टेलीग्राम, जो जिसमें कई 100 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, जो एडमिशन लेते जाएंगे उसमें ज्वाइन करते जाएंगे, जिसके लिए रात को 8 बजे से 10 बजे नॉन संडेज जो दिन होंगे उनमें उनमें आपको रवि जी पेमेंट करने के लिए हमारे इस पे एक वो आ रहा होगा, बार कोड है ना, या पेटीएम फोन सब कुछ कर सकते हो आप इस पे, है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 8 से 10 बजे रात को एक ग्रुप होता है जिसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं चीजें। नियमित मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन होगा जो आपकी एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। गूगल मीट के द्वारा हम आपको पर्सनल गाइड करते हैं, कल भी है शनिवार को, तो आ जाना। अगर आप किसी ग्रुप में होंगे तो हम वहां पर एक लिंक पेस्ट करते हैं, उस लिंक के थ्रू यू कैन ज्वाइन योर गूगल मीट। ठीक है, प्री उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको हम अपने पास बुलाएंगे, हम भी उनके साथ रहेंगे और उनको नियमित तौर पर जो है वॉच करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज अगर आप इस कोर्स को ले लेते हो तो ये वाला बेनिफिट पा जाओगे। फिर थोड़ी सी शिकायत आपकी रहेगी जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा लेट करेंगे तो। ठीक है बच्चे, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट नहीं हो रही, ऐप नहीं दिख रहा, ये शो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर देंगे, मैं खुद उनका जवाब दूंगी। हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है। ठीक है, हम आपको कॉल बैक करवाएंगे। आप अपना नंबर यदि दे सकते हैं तो डेफिनेटली दीजिए, टेलीग्राम पर आकर दे सकते हैं, पर्सनल में दे सकते हैं तो दे दीजिए नंबर, आपको टीम की तरफ से कॉल आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।